वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस जिनका ताल्लुक़ जो है कोयटा से बताया जा रहा है, वहाँ कुछ हज़ारा लड़कियों की ये वीडियोस हैं और नाज़ेबा वीडियोस हैं और कहा यह जा रहा है कि वीडियोस बनाई गई हैं, उनको गर्ल्स वर ड्रग्ड और उसके बाद ये वीडियोस बनाई गई। कोयटा पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है और जो मुल्ज़िम है मरकज़ी हिदायतुल्लाह खिलजी उसको गिरफ़्तार किया है, बल्कि उसके एक भाई को भी आज गिरफ़्तार किया है। और ये चीज़ें उस वक्त पुलिस का एक्शन भी हुआ जब एक ख़ातून ने ये क्लेम किया कि उनकी 2 बेटियां जो हैं उनकी वीडियोज़ ये बनाई जा रही हैं और बनाई गई हैं और उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। क्या ये वाइडर नेटवर्क है, क्या है? ज़ाहिर है बहुत इब्तदाई मरहले में तफ्तीश है। हमारे साथ मौजूद हैं DIG कोयटा फ़िदा हसन साहब। फ़िदा हसन साहब, वेल शो, थोड़ा तफसील से बताइएगा कि ये वीडियोस कब सामने आई और किस तरीके से फिर पुलिस ने एक्शन लिया। जी, थैंक यू वेरी मच मुबश्शिर भाई। मैं थोड़ा सा आपको इस केस का बैकग्राउंड बता दूं। जी, ये 2 दिसंबर को हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है। एक खातून ने आके लोकल कायदाबाद पुलिस स्टेशन है इधर कोयटा में, वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि जी मेरी 2 बेटियां हैं, उनको हिदायत खिलजी नामी एक आदमी है इधर कोयटा का ही है, वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है फॉर द लास्ट 2 ईयर। और उन्होंने उनके पास उनकी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं, उनके क्लिप्स उनके पास हैं और वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। इसके ऊपर लोकल पुलिस ने फौरी एक्शन ले लिया। हमने जाके अरेस्ट किया हिदायत खिलजी को। हिदायत खिलजी को अरेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हमने उनको यहाँ पे कोर्ट में पेश किया। फिजिकल रिमांड हमने उनका ले लिया और साथ साथ हमने उसके जो घर को सर्च करने के लिए हमने सर्च वारंट लेने के बाद हम उसका जो घर है हिदायत खिलजी का, उसके घर पे चले गए। लोकल पुलिस चली गई वहाँ पे और वहाँ पे फिर हमें उनका लैपटॉप हमें मिला, मोबाइल फ़ोन मिला और दूसरे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें मिली वहाँ पे। वो हमने सारी कब्जे में ले ली और उसके बाद फर्दर वो जो जितनी हमारे पास वो चीज़ें आई थी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सारा कुछ आया था, उनको हमने पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब जो लाहौर में रिनाउंड लैब है, हमने सारा उनको भेज दिया ताकि वो फर्दर उनको डिटेल में इनको एनालिसिस कर लें और उनको वहाँ से फर्दर डेटा रिट्रीव करने के बाद वापस हमें भेज दें ताकि उसकी फिर रोशनी में केस को हम फर्दर आगे लेके जाएं। अच्छा फ़िदा भाई, ये मुल्ज़िम के बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये कौन है, क्या ये स्टूडेंट है, क्या ताल्लुक़ अभी तक इसका सामने आया है, क्या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस पर्सन? जी, मैं थोड़ा सा बता दूं, हिदायत खिलजी यहाँ पे बस लोकली है, कोयटा का ये स्टूडेंट तो नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, बस नॉर्मली इधर करता रहता है इस तरह का। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये कोई 2 साल पहले इसी हिदायत खिलजी के खिलाफ एक और केस रजिस्टर हुआ था। ये जो अभी आज के केस में हमारे पास जो विक्टिम है खातून, इसी की मुद्दत में केस रजिस्टर हुआ था हिदायत खिलजी के खिलाफ तशद्दुद का। दैट वाज लास्ट दिसंबर 2020, तकरीबन आज से साल पहले की बात। और फिर उसके बाद जो है वो केस को हमने हिदायत खिलजी को उस वक्त भी गिरफ्तार किया था लोकल पुलिस ने। बाद में अदालत में जाके उसकी खातून ने, उस वक्त खातून ने कहा था, क्लेम किया था हिदायत खिलजी उनका शौहर है, और अदालत में जाके उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। फिर उस बेस पे जाके अदालत से ये हिदायत खिलजी बरी हो गया था। अभी फिर उसके बाद जो है ये लोकली एज सच कोई इसका खास स्टूडेंट भी नहीं है और आगे कोई इसका खास प्रोफेशन भी नहीं है। और थोड़ा सा हमें अंदाजा इस तरह हो रहा है कि लोकल जो ट्रैफिकिंग के केसेस है उसमें इन्वॉल्व नजर आते हैं हमें। जी, तो फ़िदा भाई जो वीडियोस हैं थोड़ी सी उसमें ड्रग लग रही हैं वो बच्चियाँ, तो ये कुछ प्रूव हुआ है कि क्या वर दे ड्रग्ड? अभी चूंकि अभी हमारे पास वो बच्चियां हैं नहीं, इसलिए उनका हमने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन किया नहीं है, इसलिए वो ड्रग होने का हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं, इसलिए मैं इस तरह कोई बात मैं बता नहीं सकता जिससे मेरे पास एविडेंस कोई ना हो। फ़िदा साहब, अभी ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये भी आ रहा है कि पता नहीं कोई 100-200 और वीडियोस भी इस तरह की हैं, लेकिन आपने अभी कहा है कि इसका आपको सिर्फ उस वक्त पता चलेगा जब पंजाब फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल सही है। अभी हाल में आज ही कुछ घंटों पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसकी एक स्टोरी पढ़ा था मैं कोयटा वॉइस पर, जिसमें आपने कहा है, क्योंकि जो 2 लड़कियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ज़ाहिर है, वो अभी ट्रेस नहीं हो रही, तो आपने कहा है कि शायद वो
کابل میں ہیں، تو اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ پہلے دن جب ہمارے پاس ان کی والدہ آئی تھی کمپلینٹ لے کے، اس کے بعد جب ہم نے کیس رجسٹر کیا دی ویری نیکسٹ ڈے پھر ہمیں یہ بچیاں پھر ملی نہیں. مطلب ہم نے کیونکہ انویسٹیگیشن کے لیے ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے ہمیں ان کو چاہیے تھا، جی ان کے پاس گئے تو وہ ٹریس نہیں ہو رہی تھی 2 دنوں سے. پھر اس کے بعد جا کے جو سوشل میڈیا وہ ایک بچی ان میں سے یوز کر رہی تھی، وہ ایک سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وغیرہ کچھ اپلوڈ بھی کر رہی تھی اس طرح کا. اس کے بعد جا کے ہم نے وہ جو جس اکاؤنٹ سے وہ کر رہی تھی ان کا اپنا اکاؤنٹ تھا، اس کے بعد جو اس کا آئی پی ایڈریس ہم نے یہاں سے لوکل، کیونکہ ہم نے ایف آئی اے کو بھی اس میں انوالو کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، ان کے تھرو جب ہم نے چیک کیا جو آئی پی ایڈریس جہاں سے وہ آن لائن ہوئی تھی تقریباً 2 دن پہلے آج سے، وہ کابل کا آ رہا تھا. اور کابل کا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر لوں، یہ جو فیملی ہے ان کے رشتہ دار کابل میں رہتے ہیں، ان کا کابل افغانستان آنا جانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی لڑکیوں کو ایسے نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں سے لے کے ان کو ٹریفک کیا گیا، ٹریفک کیا گیا، ایسا نہیں ہے، رشتہ دار ہیں ان کے. لیکن ابھی ہمارے پاس فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اس میں تفتیش کر رہے ہیں، فردر چیزیں آئیں گی تو آپ. تو ہدایت صاحب ابھی کن دفعات پہ ان کو بک کیا ہے؟ کیونکہ بالکل لڑکیوں کی والدہ نے کمپلین کیا تھا، وہ تو ہو گیا ہے، پرچہ کاٹ لیا آپ نے، ریڈز بھی کر لی، لیکن اگر وٹنسز سامنے نہیں آتی اینڈ سو آن، تو کیا صرف ویڈیو کی بنیاد پر کس قسم کا کیس آگے چل سکتا ہے، یا اگر اور وکٹم سامنے نہ آئے؟ نہیں، اس میں ابھی ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ 2 دن بعد ایک اور وکٹم سامنے آئی. اچھا جی، میں ایک اور وکٹم بھی سامنے آئی اور اس نے بھی جا کے کیس رجسٹر کروایا. اس وقت ہمارے پاس جو ہدایت خلجی ہے جو اکیوز ہے، اس کے خلاف ہمارے پاس 2 کیسز رجسٹرڈ ہیں. اس کے بھی جو دوسرا بھی تقریباً آلموسٹ سملر ایلیگیشن تھے ان کے خلاف، ہدایت خلجی کے خلاف ابیوز کا ہے اور اس میں ڈیٹین رکھنے کا ہے اور ٹریفکنگ کا ہے. اور جو ہمارے پاس جتنی بھی ابھی اس میں ریلیونٹ سیکشن تھے، جتنے بھی پی پی سی کے سیکشن تھے اور جو ٹریفکنگ آف پرسنس کے جو نئے لاز ہمارے بنے ہوئے ہیں اور اینٹی ریپ لا جو نیا آیا ہوا ہے، اس کے تحت ہم نے تمام جتنے بھی ریلیونٹ سیکشن تھے ان کو اس میں اپلائی کیا ہوا ہے. اور جو ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس کافی اسٹرانگ ہم کیس بنانے لگے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکنیکل ایویڈنس ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ اس میں ہم کنوکشن کی طرف انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے. انشاءاللہ یہ کیس جائے گا. فدا صاحب، آپ نے یہ کہا کہ سیکنڈ کمپلیننٹ بھی اب سامنے آ گئی ہے. ٹوٹل ویڈیوز کے بارے میں خاصی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ زیادہ ویڈیوز ہیں، کیا ایسا ہے؟ ابتدائی تفتیش میں کوئی ایسی سامنے آئی کہ دیر از مور دین میٹس دی آئی؟ نہیں، وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ کوئٹہ پولیس کے نام سے بھی یہ کوئی کلپ چل رہی تھی کہ بہت ساری مختلف حوالوں سے اس طرح کی کلپس کی بہت ساری اس طرح کی لڑکیاں ہیں. اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہیں ہمارے پاس کافی تعداد. مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ جتنا بتایا جا رہا ہے، ہیں ہمارے پاس اس طرح کی ویڈیوز ہیں. ابھی کیونکہ وہ جو گیجٹس ہم نے بھجوائی ہیں جو ریٹریو کرنا ہے ان کو، یہ تو پھر ان کا فورنسک لیب کا کام ہے، وہ پھر ریٹریو کر کے ایکچوئل نمبر سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ اس میں کتنی ویڈیوز ہیں ایکچوئل ٹوٹل. اچھا فدا صاحب، کچھ میں نے کلپس دیکھی ہیں، کلپس تو نہیں بلکہ اسکرین شاٹس ہیں، اور اس میں جو جس طرح کی کیپشننگ ہے اس میں لگتا ہے کہ ہدایت خلجی خود نے شاید اپنے انسٹاگرام پیج پر ان کو اپلوڈ کیا تھا. اس میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ چوروں کے ساتھ یہی کیا جائے گا اور وہ تشدد کر رہے لڑکیوں پر اینڈ سو آن. تو ابھی ظاہر ہے ان کے انسٹاگرام کو چیک کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ پرائیویٹ ہے تو ہم ایکسیس نہیں کر سکتے تھے. کیا آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ خود بھی اس طرح کی پکچرز، کیونکہ بہت ہی امپیونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس طرح کی پکچرز اور ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے تھے؟ اب یہ جو آپ نے بتائی یہ بات بالکل، اس میں ہم نے جو ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ان کا یونٹ ہے جی اس کو بھی ہم نے انوالو کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ مینڈیٹ بیسیکلی اس طرح کی جو انسٹاگرام اور باقی جو سوشل میڈیا سے اکاؤنٹس یا اس میں جو ویڈیوز آتی ہیں ان کو نکالنے کا اور باقی سارا ہے، مینڈیٹ ہے بھی سارا ایف آئی اے کا ہے. ابھی ایکچوئل ہمیں بتا دیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ انسٹاگرام والی یہ ویڈیو تو میرے سامنے سے نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن اس کو ہم نکال لیں گے. ایک دفعہ ایف آئی اے کی بھی رپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی تو اس کے بعد دوسرا پھر جو انڈر سائبر ایکٹ کے تحت جو لاز ہیں اس کے تحت جو بھی ایکشن ہوگا پھر وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے فدا صاحب، اگر مجھے ملتی ہے تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ہم سے بات کرنے کا فدا صاحب، اور ہم اس کیس پہ فالو اپ کے طور پر بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ صرف کوئٹہ کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے شہروں میں
ऐसी शिकायत सामने आई हैं। ये शिकायत भी है। हाँ। और एक और ट्रेंड है, इस पर पहले भी हमने बात की है कि अब अगर आप देखें कुछ लोगों के इंस्टाग्राम्स और उनके टिकटॉक्स या वो, तो अब इस तरह की वीडियोस अगर नहीं भी होंगी तो वो बैठे हुए हैं बैंड असले के साथ, नोटों के ढेर हैं उनके सामने, तोले तोले सोने पड़े हुए हैं, और वो हैं जाने माने उस इलाके के बदमाश। तो अब बदमाश को भी लाइक्स और रीट्वीट्स चाहिए ऐसी चीज़ें पोस्ट करके, शायद अपनी बदमाश नेटवर्क के लिए, मुझे नहीं पता। वक्फा लेते वेलकम बैक। और गवादर की हक दो तहरीक 3 हफ्ते हो गए हैं, जारी है। हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन बच्चे इस तहरीक में शामिल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते गवादर के अलावा पसनी और उरमारा में भी मुजाहरे हुए, और साथ ही खबर आई कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कोई 5,500 पुलिस वाले जो है गवादर में रवाना कर दिए हैं। हुकूमत ने कुछ जो इन धरने के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करने का ऐलान किया था, मगर मौलाना हिदायतुर रहमान जो कि इस धरने को लीड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वादे हर दफ़ा होते हैं, वफ़ा नहीं होते, तो जब तक अमल दरामद नहीं होगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। आज पुलिस ने इस धरने को घेरे में ले लिया है और वहाँ आए बल्कि अवामी वर्कर्स पार्टी के एक रहनुमा जिनका नाम यूसुफ मस्ती खेल है और उम्र उनकी 80 साल है, वो सिर्फ इजहार यकजहती के लिए आए थे और पुलिस ने उन्हें उठा लिया। आपको पता है पुरअमन तहरीक अगर हो तो जाहिर है हमारे कानून नाफिज करने वाले उसका क्या हशर करते हैं। तहरीक हो तो और पुरअमन हो फिर तो मज़ा नहीं आता है। फिर तो जाहिर है आपको पता है, मगर जो इस वक्त सिचुएशन है वो यही है कि पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती इस तहरीक को उठा दें, मगर जिस लेवल पर ये तहरीक पहुंच चुकी है लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन हो। हमारे साथ गालिब निहाद हमारे जो नुमाइंदा हैं कोयटा में वो मौजूद हैं। तो ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपने जो सारा मामला बताया वही है कि रोज महाज के सरबराह इजहार यकजहती के लिए आज जब पहुंचे हक दो तहरीक गवादर पे, तो यहाँ पर मुबैना तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमें मालूमात मिली, उनका बताना है कि इन्होंने यहाँ पर तहरीक के स्टेज से इश्तियाल अंगेज कुछ गुफ्तगू की है और जो रियासत के खिलाफ कुछ जुमले इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से इन्हें हिरासत में लिया गया है। ताहम जैसे ही इन्हें हिरासत में लिया गया तो जो गवादर हक दो तहरीक है वहाँ जब ये खबर पहुंची तो सारे लोग जो हैं वो काफ़ी बरहम हो गए, और बिलखसूस जो मौलाना हिदायतुर रहमान हैं उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है इस पर कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द इनको रिहा किया जाए। ये सिर्फ रैली में इजहार यकजहती के लिए आए थे। अब मामला ये है कि ये अब तक पुलिस की हिरासत में है और इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है गवादर पुलिस स्टेशन में। इस वक्त जो मौलाना हिदायतुर रहमान है उन्होंने इनकी रिहाई का मुतालबा कर रखा है और उनका कहना है कि अगर इन्हें रिहा नहीं किया जाता तो कल एक बड़ी एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। हमारी जब वहां पर मौजूद धरने के शुरा से कुछ बात हुई तो उनका बताना था कि इब्तदा में जब ये खबर धरने में पहुंची जो यूसुफ मस्ती खान है इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो वहां पर कुछ मुश्तिल अफराद ने कोशिश की कि पुलिस पर भी धावा बोले, लेकिन बिल आखिर क्राउड को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया पुलिस की जानिब से। और ये हुकूमत से हमने जब बात की थी ज़हूर बुलेदी साहब जो वहाँ के सूबाई वज़ीर हैं कि ये 5500 जो पुलिस वाले क्यों भिजवाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी वो चेक पोस्टें ख़त्म हुई हैं कि बॉर्डर इधर उधर वो हम लगाएंगे, मगर ये तो सारे के सारे धरने को सराउंड कर रहे हैं। तो क्या इत्तलात हैं, हुकूमत क्या चाह रही है? जी बिल्कुल, जैसे कि जो मौलाना हिदायतुर रहमान इस धरने की सरबराही कर रहे हैं, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उनके मुतालबात को अमली जामा जब तक नहीं पहनाया जाएगा उनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा।
आज बाकायदा तौर पर धरने को 25 दिन पूरे हो चुके हैं। इससे तनाजुर में जब हमने बात की थी मौलाना हिदायतुर रहमान से, तो उन्होंने कहा था कि मजमूई तौर पर तो उनके 19 नुकाती एक एजेंडा है जिस पर हुकूमत जो है वो बात करे उनसे और उन पर अमल दरामद करे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेन 2 मसले हैं वो उनके ये हैं कि ट्रॉलर माफिया के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कोई मौसर पॉलिसी बनाई जाए ताकि बार बार एहतजाज की जो सूरत है वो इख्तियार ना करनी पड़े, और दूसरी जानिब जो बॉर्डर है उस पे जो आमदोरफ्त का सिलसिला है उसे हमवार किया जाए, ताकि जो गवादर के बासी हैं उनका ज्यादातर हमने देखा है कि माहीगीरी से मुंसलिक हैं या जो बॉर्डर ट्रेड है उनसे मुंसलिक हैं। तो ये 2 उनके मेन मुतालबात थे, लेकिन हुकूमत जो है वो यहाँ पर उनके मुतालबात पूरे करते हुए दिखाई नहीं दे रही, उनके इकदामात इस हवाले से कुछ नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया गालिब हमसे बात करने का। कल 10 दिसंबर को एक बड़ी रैली निकाली जाएगी दोबारा, और गालिबन पुलिस भी उसी के लिए आई हुई है कि किसी तरीके से रोक दे। नहीं देखिए, जब तक 99 के बुखार को आप 104 तक नहीं पहुंचाएंगे तो मज़ा नहीं आता। मसला सारा ये है ना, इलाज आप उसी वक्त शुरू करते हैं और फिर उस वक्त भी आपको पता है कि किस तरह का इलाज होता है, और वो भी इलाज हम देखते हैं सिर्फ पुरअमन मुजाहिरों पर। अच्छा, बुनियादी सहूलियात चाहिए। फिर ये जो इन्होंने मसला बताया कि गैर कानूनी ट्रॉलर्स का जो कि सिंध से जाते हैं, उस बारे में भी उन्होंने कहा था हम सिंध हुकूमत को लिखेंगे, कमेटी बनेगी, ये होगा। देखिए, जहाँ तक बॉर्डर का मसला है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, वो बलूचिस्तान हुकूमत या शायद वफाकी हुकूमत के हाथ से भी आगे है, लेकिन मिनिमम पे शॉर्ट टर्म में, ठीक है, अब मुझे पता है कि आप 2 दिन में डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लगा सकते, 4 दिन में उसको चालू नहीं कर सकते। मिनिमम पे ये जो ट्रॉलर्स का जो सिलसिला इशू है, इसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कंट्रोल करना चाहते हैं किसी चीज़ को वो यूं हो जाती है। और फिर ये कि करना चाहिए गवादर के बेशतर जो रिहायशी हैं उनका जरिए माश ही माहीगीरी है। जब वो बेचारे कश्ती लेके जाते हैं और आगे से ट्रॉलर जो है वो ममनुआ जाल के साथ वो सारा वहाँ से ले जाते हैं, और न सिर्फ ले जाते हैं बल्कि इनको धमकाते भी हैं। नहीं देखिए, जब इस तरह की पोजीशन बनती है और आप लोगों की जो आमदनी है वो ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आप भूल जाएं कि कभी कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है। भूल जाएं ये सारे आपके ख्वाब और ये सारे आपके वादे, और ब्रेक लें। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता हफ्ते आपको याद होगा कि IMF के कहने पर हमने जो कोविड की ऑडिट रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर डाली। वो IMF की कंडीशन थी, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो कोविड के फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसमें कुछ माली बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। सॉरी, डिस्क्रिपेंसीज हैं। अब उनका ताल्लुक करप्शन से नहीं कह सकते, मिसमैनेजमेंट हो सकती है, और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया। मसलन जो NDMA है उसके बारे में आइडेंटिफाई हुआ, साथ ही साथ जो एहसास प्रोग्राम जो कि जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया कोविड में, जब लोगों को का ज़रिया माश ख़त्म हो गया तो एहसास प्रोग्राम जो BISP के अंडर आता है, उन्होंने कुछ फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक उन फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इस बारे में हमने एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर से बात की, और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस थी और डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट की, तो उस पर उनका मौक़िफ़ क्या है। वफाकी हुकूमत का कोरोना अखराजात का जो ऑडिट था, इसमें एहसास के मुतालिक 10 ऑब्जर्वेशंस थी, यानी कि 10 ऑडिट पैरास थे। इन ऑब्जर्वेशंस को हम 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहली कैटेगरी में 3 नुकात थे। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एहसास इमरजेंसी कैश में किसने शामिल होना है, इस बात का फैसला काबीना ने करना था, और काबीना ने ये फैसला किया। पहली कैटेगरी में ऑडिट का पहला एतराज़ ये था कि जो लोग ज़कात लेते थे उनको पैसे नहीं मिलने चाहिए, मगर काबीना ने उन लोगों को 12,000 की इमदाद की लिस्ट में शामिल करने का फैसला दिया था, क्योंकि जो ज़कात लेते हैं वो तो लाजमी तौर पर नादार होंगे। तो एहसास ने काबीना के फैसले पर पूरी तरह अमल दरामद किया था। इस कैटेगरी में ऑडिट का दूसरा सवाल ये था कि जो लोग FBR में बतौर टैक्स दहिंदा शामिल थे, उनको कोरोना के तनाज़ुर में एहसास के 12,000 रुपए नहीं मिलने चाहिए थे, मगर काबीना ने ऐसे लोगों को लिस्ट में
इसलिए खारिज नहीं किया था कि कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन था, मईशत का पहिया बंद था, दुकानें बंद थीं, छोटे दुकानदार जिनका गुजर बसर अच्छी तरह से होता था और वो टैक्स दहिंदा भी थे, उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई थी। इसलिए काबीना ने ये फैसला किया था कि अगर कोई टैक्स दहिंदा है तो उसको भी 12,000 की इमदाद मिलनी चाहिए, और एहसास ने काबीना के फैसले पर पूरी तरह अमल दरामद किया। अब पहली कैटेगरी में ऑडिट का तीसरा एतराज़ ज़मीनी मिल्कियत से मुतल्लिक अहलियत के मयार के बारे में था। अब यहाँ ये बात समझनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में डिजिटाइज्ड यानी कि कंप्यूटराइज ज़मीनी मिल्कियत का रिकॉर्ड सिर्फ पंजाब में दस्तयाब है। इसलिए एहसास इमरजेंसी कैश पर अमल दरामद के वक्त सार्फिन की कैटेगरी 3A, जिसकी वजाहत मैंने अपनी तहरीर करदा एहसास इमरजेंसी कैश रिपोर्ट में की है, कैटेगरी 3A में ज़मीनी मिल्कियत को एक्सक्लूजन फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, और हमने उन 8 अरब रुपए के लिए जो पैसे हमें पंजाब से मिले थे वहाँ इसको बतौर अहलियत का मयार इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पर ये एक्सक्लूजन फिल्टर इंक्लूड किया था। ऑडिट का ये मौक़िफ़ था कि काबीना को ज़मीनी मिल्कियत को पूरे मुल्क में रकम की तकसीम के लिए बतौर एक्सक्लूजन फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर काबीना इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ थी कि पंजाब के अलावा किसी और सूबे में ज़मीनी मिल्कियत का डिजिटाइज रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए काबीना ने इस नुक्ते को एक्सक्लूजन फिल्टर नहीं बनाया था और हम काबीना के फैसलों के ऊपर अमल दरामद कर रहे थे। तो पहली कैटेगरी में इन एक्सक्लूजन फिल्टर्स की बात हो रही थी जिनकी मंजूरी काबीना ने दी थी, और हमने ऑडिट को ये लिख कर भी भेजा था। ऑडिट के दौरान वजाहत मांगी जाती है और हमने उनके तमाम सवालात का जवाब फराहम कर दिया था। दूसरी कैटेगरी में ऑडिट के 4 ऑब्जर्वेशंस थी जहां वो BISP बोर्ड के फैसलों की वजाहत चाह रहे थे, और अगर हमारे जवाबात उनकी नज़र से गुजरते तो ये एतराज़ात भी ऑडिट रिपोर्ट में ना आते। दूसरी कैटेगरी में पहला एतराज़ सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स से मुतालिक था। यहाँ पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहती हूँ कि BISP की तारीख में सबसे पहले 10 साल के बाद एहसास पॉलिसी के तहत 2019 दिसंबर में 8.5 लाख ऐसे लोगों को निकाला गया जो गाड़ियों के मालिकान थे, सरकारी मुलाजिम थे, बैरून मुल्क सफ़र करते थे। हमारे पास वफाकी और सूबाई मुलाजमीन का डेटा है, और हमने ऑटोनमस एजेंसीज को कई बार ख़त लिखे हैं कि वो अपने मुलाजमीन का डेटा हमें दें ताकि हम उनको भी एग्जिट करें अपनी लिस्टों से। अब तक 70 इदारों में से सिर्फ 37 इदारों ने डेटा फराहम किया है, और हमने उनके मुलाजमीन को लिस्टों से निकाल दिया है, और हमें बाकी इदारों से डेटा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। जहां तक पेंशनर्स का ताल्लुक है तो बारहा हमने इदारों से डेटा मांगा है, कई ख़त लिखे हैं, और ये तमाम खतूत भी ऑडिट को हमने प्रोवाइड किए थे। पेंशनर्स को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की लिस्टों से निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पेंशनर कोई बेवा भी हो सकती है जिसका कोई किफ़ालत करने वाला ना हो और वो 2,000 रुपए की पेंशन में या 500 की पेंशन में गुजारा कर रही हो। इसलिए हमारा एहसास का जो लाहे अमल पेंशनर्स के बारे में है वो ये है कि जब तमाम पेंशनर्स का डेटा हमारे पास आ जाएगा तो हम कम पेंशनर्स वालों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और वज़ाइफ की लिस्ट से नहीं निकालेंगे, और जिनकी पेंशन ज़्यादा होगी सिर्फ उन पेंशनर्स को निकाल देंगे। फिल वक्त पेंशनर्स का डेटा हमारे पास नहीं है, और ये बारहा हम अपने बोर्ड को भी बता चुके हैं, ऑडिट को भी बता चुके हैं, काबीना को भी बता चुके हैं, और हमारे बोर्ड और काबीना के फैसले के मुताबिक हमने पेंशनर्स को कोरोना के तनाज़ुर में 12,000 की इमदाद जारी रखी थी। दूसरी कैटेगरी में दूसरा एतराज़ इस बात से मुतल्लिक था कि कुछ केसेस में खावंद और बीवी दोनों को अदायगियाँ हो गई थी। यहाँ पर भी ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम किसी औरत और मर्द के शादीशुदा होने की तस्दीक नादरा से कराते हैं, क्योंकि वहाँ निकाह नामे की जांच पड़ताल के बाद शादी का इंतराज होता है, और अगर किसी ने अपनी शादी नादरा में रजिस्टर नहीं की तो हमारे डेटाबेस में वो शादीशुदा नहीं होते, क्योंकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के डेटाबेस में उनका रिकॉर्ड नहीं होता। तो डेटा के मुतालिक ये फैसले काबीना की मंजूरी से और हमारे बोर्ड की मंजूरी से होते हैं, और फिर
हम उन्हीं पर अमल दरामद करते हैं, मगर फिर भी ऑडिट की तसल्ली के लिए हमने ऐसे घरानों से पैसे वापस लेकर हुकूमती खजाने में जमा करवा दिए हैं। हालांकि ये एक डेटा लिमिटेशन थी जो हम डे 1 से बता रहे थे। दूसरी कैटेगरी में तीसरा ऑडिट एतराज़ गुर्बत के स्कोर से मुतल्लिक था। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डेटाबेस में कुछ औरतों के गुर्बत के स्कोर 2 घरों में लिखे जाते हैं, यानी कि बाप के घर में भी औरत का सर्वे हो गया और खाविंद के घर में भी उसने अपने कवायद जमा करा दिए। तो इस बात के पेश नज़र हमारे बोर्ड के फैसले के मुताबिक हम कम स्कोर वाला डेटे को फैसला साजी के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो जाए। ऑडिट ने जब एक औरत के 2 स्कोर देखकर महज एक सवाल किया था और उन्होंने ठीक सवाल किया था कि ऐसा क्यों है, और हमने उनको उसका जवाब दे दिया था। इसमें कोई बेकायदगी नहीं है, ये काबीना और बोर्ड के फैसलों के मुताबिक ये फैसला हुआ था। और अगर यहाँ भी हमारा जवाब मलहूज़ नज़र रखा जाता तो ये ऑडिट पैरा नहीं बनता। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सानिया निश्तर से, जो एहसास प्रोग्राम की सरबराह हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ निशानदहियाँ की हैं कि जो कोविड के फंड्स थे एहसास के थ्रू, वो उसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ नज़र आईं। वक्फे से पहले उन्होंने बताया उन बेज़ाब्तियों की जो तफसील है उसके बारे में। एक चीज़ और थी कि जो इमदाद है वो तमाम लोगों तक नहीं पहुंची जिसका डेटा था। क्या ऐसा ही था? तो सुनिए डॉक्टर साहिबा का जवाब। तीसरी कैटेगरी में एक ही ऑडिट एतराज़ था और वो लोगों की तादाद से मुतल्लिक था जिन्होंने एहसास इमरजेंसी कैश की 12,000 की रकम वसूल की थी। 1,69,00,000 लोग अहल ठहराए थे, जबकि 1,48,30,876 लोगों ने दरअसल पैसे लिए थे। ऑडिट ने ये पूछा कि बाकी लोग पैसे लेने क्यों नहीं आए, जिस पर हमने उनको एक रिपोर्ट में तमाम तफसील बता दी थी कि ये डिजिटल आगाही यानी कि डिजिटल लिटरेसी का मसला है, और ऑडिट उस पर मुतमईन था। ऑडिट ने फिर ये पूछा कि क्या आपने बकिया पैसे शराकती बैंकों से वापस ले लिए हैं, तो जवाब में हमने वो चालान पेश कर दिए जो हमने बैंकों से पैसे लेकर खजाने में जमा कराए थे, और यहाँ भी कोई बेकायदगी नहीं हुई थी और ऑडिट हमारे जवाब से मुतमईन था। और ये एक रेगुलर अमल होता है कि जब ऑडिट किसी इदारे का रिकॉर्ड देखता है तो जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही होती उसके मुतालिक वो सवालात पूछते हैं, वो बिल्कुल ठीक करते हैं, और जो इदारा होता है वो उनको उन सवालात के जवाबात फराहम करता है और फिर ऑडिट पैरे सेटल हो जाते हैं। ये हुकूमती निज़ाम है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इदारे अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक, काबीना के फैसलों, बोर्ड के फैसलों के मुताबिक चीज़ों पे अमल दरामद करते हैं और ऑडिट उसकी वजाहत चाहते हैं, और इस तरह चेक्स एंड बैलेंस से हुकूमती निज़ाम को शफाफियत से चलाने में फ़रोग़ मिलता है। अब आखिरी कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें 2 सवालात थे। वो हमारे शराकती बैंकों और नौसरबाजों के मुतल्लिक थे, और ये बात यहाँ जानना बहुत अहम है कि जहाँ कहीं भी पैसों की तरसील होती है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एहसास का सिस्टम हो, वहाँ बदउनवान अनासिर मुतहरिक हो जाते हैं। जाली ऐप्स, जाली व्हाट्सएप पैगामात, जाली SMS, जाली वेबसाइट, हम सारे वक्त इन अनासिर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। हमारे सिस्टम्स पर साइबर हमले और बैंक एजेंट्स की नाजायज़ कटौतियाँ हमारे लिए नासूर हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए हम पुलिस, FIA और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं और तमाम वक्त बदउनवान अनासिर की रोकथाम के लिए केसेस फाइल करते रहते हैं, उनको सज़ा दिलवाने में मुतहरिक रहते हैं। ऑडिट को हमने तमाम रिकॉर्ड्स दिखाए और इस सिलसिले में हमने उनको अपने तमाम काविशों के बारे में आगाह किया जिनसे वो मुतमईन थे। इन तमाम ऑडिट एतराज़ात को जिनकी अभी बात हुई, आप हमारे जवाबात के तनाज़ुर में देखें, और काश के ये तमाम जवाबात उसी हालात में रिपोर्ट में शाया होते जैसे हमने भेजे थे, तो इन में से एक भी ऑडिट पैरा रिपोर्ट का हिस्सा ना बनता। और हमने एक बहुत बड़ा डॉसियर जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो जमा करवाया था जवाबात का, और ऑडिट उससे मुतमईन थी। रिपोर्ट में किसी भी माली बेज़ाब्तगी, मिस प्रोक्योरमेंट कवायद की खिलाफ वर्जी,
वज़ा करदा कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, किसी भी किस्म की बदनवानी, ऑडिट को मतलूबा रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी, माली वसाइल का ज़ियाँ या इजाफी दायगियों, रकूम के इजरा को बिलावजह रोकने जैसे मामलात की कतई कोई निशानदेही नहीं की गई। हम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं और मुझे ये बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत तफसीली ऑडिट किया हमारे तमाम सिस्टम्स का, और डेटा प्रोसेसेस उनके सामने हमने रखे थे, और इनमें से जो 10 ऑब्जर्वेशंस जिनकी तफसील अभी मैंने आपके सामने रखी है वो महज सवाल थे जो उन्होंने ठीक हमसे सवाल किए थे और जिनका जवाब हमने उनको दिया और वो उससे मुतमईन हुए। हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम, ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत का निज़ाम और चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत अहम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एहसास ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कैश ऑपरेशन चलाया और इसमें कोई माली बदनवानी सामने नहीं आई, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, और मैं अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचाया। मैं ऑडिटर जनरल का ख़ास शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारा ऑपरेशन डिटेल में देखा और हमें ऑपरेशंस मज़ीद बेहतर बनाने के लिए रहनुमाई फराहम की। अच्छा, अब ये होता है जवाब देने का तरीका, सही तरीका। तरीके तो बहुत होते हैं सर, वो तो तरीका ये भी है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, आप तो मतलब वैसे ही पटवारी हो, इसको मैं उठा के यूं फेंक रहा हूँ, फेंक दिया मैंने, उठा लूंगा बाद में, फिक्र ना करें, लिटरिंग नहीं करते हम ऑफिस में। ये होता है तरीका, और ये है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। हाँ, ये नहीं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे माइक गिरा दिए और ये सब साजिश है हमारे खिलाफ, जैसे हर एक मोड़ पर होता है। और ये भी कहा कि ऑडिटर जनरल को तो पता ही नहीं है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, नहीं, आप तो मतलब ऑडिटर पता नहीं आपको किसने लगाया यार, असल मेरे से बेहतर ऑडिटर को कोई नहीं जानता। हाँ, ये तरीका नहीं है। और लेकिन डॉक्टर सानिया ने इसने बहुत प्रोफेशनली एक्सप्लेन किया है, और मेरे तो ख्याल है, मेरे ख्याल बहुत लोगों का ये ख्याल होगा, वैसे शायद आपका भी हो, कि अगर इस हुकूमत में कोई 12-13 डॉक्टर सानिया निश्तर्स होते ना तो शायद तब्दीली आ जाती, अच्छी वाली तब्दीली तो आई हुई है, लेकिन आपको पता है कि इस तब्दीली का क्या करना है हमने। ये अगर इस तरह के लोग होते जो, और देखो प्रोफेशनली कम्युनिकेट, ठीक है, एक ये मसला है ना कि किसी को कम्युनिकेट करना भी नहीं आता, बार बार ये कह रही है कि जी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, यही उनका काम है, और मैं सिर्फ वजाहत करना चाह रही हूँ या कि एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ऐसे और ये कह रही है कि एक्सप्लेनेशन उन्होंने बाकायदा रिटन फॉर्म में भेजी भी है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि ये हमारा जवाब है। मुझे इंतज़ार है NDMA के जवाब का भी, जिसमें NDMA के ऊपर आया था कि चाइना ने $4 मिलियन उन्हें दिए कि भाई आपने कोविड के लिए हॉस्पिटल बनाना है, मगर वो फंड्स कहीं डाइवर्ट हुए। अब जाहिर है कोई ये नहीं कह रहा कि वो फंड्स जो हैं किसी की पॉकेट में गए, लेकिन उन्हें भी चाहिए NDMA को भी कि इसी तरीके से आप क्लियर करें कि अगर आपने डाइवर्ट भी किए तो वो कहाँ गए। अच्छा, वैसे एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि ये कॉन्वर्सेशन ही ना हो रही होती, ये बातें ही ना हो रही होती, अगर IMF ने आपके कनपट्टी के ऊपर बंदूक ना रखी होती कि निकाल निकाल, नहीं तो हम नहीं निकालेंगे नोट। सही बात है, राइट। और अगेन दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। अगर इस तरह की कम्युनिकेशन टेक्निक, ओए वाली कम्युनिकेशन टेक्निक से थोड़ी सी हट जाए, क्योंकि अब बहुत साल हो गए हैं यार, बहुत दफ़ा सुन लिया है, मैं कान पक गए हैं सुन के ना कि जो भी। और एक और चीज़ बिल्कुल मैं मानता हूँ, जैसे आपने भी, और अच्छी बात है कि आपने ये वाज़ेह किया कि इर्रेगुलरिटी का ये मतलब नहीं है करप्शन। और हम अब ये कह रहे हैं, और हुकूमत भी यही कह रही है, जब हुकूमत में नहीं होगी और अपोजिशन की कहीं ना कहीं कोई इरेगुलरिटी, जो अभी अपोजिशन है वो जब हुकूमत चला रही होगी, अगर ये दिन आया, अगर उनकी कोई इरेगुलरिटी आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो करप्शन है, वो इरेगुलरिटी है। अल्फाज के माने होते हैं, बेहतर होता है कि वो माने आप सोच लें, समझ लें। आज के लिए इतना ही जी, कल जुमा है, आपसे ही बात होगी, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।